But a first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 to the power minus 3 per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? ये 2 इंपॉर्टेंट है ना, नहीं? मतलब क्वेश्चन में आप डिनोमिनेटर में क्या लेते हो वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप इस 2 से क्या समझ रहे हो। ठीक है, तो आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था 5 ग्राम रिएक्टेंट से, करेक्ट? क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना? 5 ग्राम से वो रेड्यूस होके रेड्यूस्ड टू 3 ग्राम आ गया, मतलब खत्म कितना हुआ है? 2 ग्राम। अब मुझे बताओ कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5/2 की 5/3? उस समय जो बचता है वो लिखते हैं अपन, राइट? तो 5/3 आएगा क्योंकि इट इज रेड्यूस्ड टू 3 ग्राम। 5 था, रेड्यूस होके 3 हो गया है। रेड्यूस्ड बाय 3 ग्राम हो रहा होता तो 2 होता नीचे, समझ गए ना? ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो 5 ग्राम से हमने स्टार्ट की थी, ये समझ लो हमारा ये क्या है, ए नॉट, करेक्ट? और ए क्या है? 3 ग्राम। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, निकालना हमें टाइम है, तो T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन। ठीक है, डाल दीजिए वैल्यूज। लॉग ऑफ 5/3 आएगा, 5/3 इज 1.66। लॉग निकालना पड़ेगा। लॉग देख पा रहे हैं, है ना? इसको आपने लॉग ऑफ 1.667 कर देना ताकि आप 16 के 6 और 7 का मीन डिफरेंस देख सको। ये हमारा नंबर फॉर्मेट में चेंज करने की जरूरत नहीं, आप सीधा लॉग टेबल ओपन करो, 16 का 6 देखेंगे और आखिरी का 7 का मीन डिफरेंस। इसको सुधांशु डाउट हो रहा था ना लॉग देखने के लिए, आज पूछ लेना जो भी डाउट है ना। हाँ वही मतलब है, इसमें आपने फिर 50 का 0, 30 का 0 देखा होगा। ठीक है, कितना? 442, ठीक है 444 है, चलेगा 2 सेकेंड। हालांकि 443.8 था, उसको राउंड ऑफ करके 444 किए हैं। ठीक है,
थोड़ा इस टाइप के कैलकुलेशन में आपको फास्ट करना पड़ेगा ना, वो तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तभी थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी हो पाएगा। ठीक है, इसका लॉग देखा क्या कितना आ रहा है वैल्यू, 16 का 6 और 7 मीन डिफरेंस 0.2219 पॉइंट, मतलब आया होगा 2219, उसके सामने पॉइंट लगा देंगे। और 2219 भी नहीं होगा, आपने 7 का मीन डिफरेंस ऐड किया होगा ना, तब वो 2219 आया है, वरना उसके पहले कुछ और रहा होगा। 16 का 6 क्या था, 2201 और 18 मीन डिफरेंस था क्या, 7 के कॉलम में मीन डिफरेंस क्या 18 है क्या? ठीक है, फिर 0.2219 1 + 18 19 हो जाएगा ना, समझ में आ जाए। अब तो बस मल्टीप्लीकेशन ही है, 2.303 इंटू दिस डिवाइडेड बाय व्हाट इज के 1.15 इंटू 10⁻³ ये आएगा 443.8 अप्रोक्सीमेटली 444 सेकेंड्स इसका आंसर है। ठीक है, एक आध सेकेंड चल जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन मेन ये है। ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहा है विशेष, वो मतलब क्या होता है, देख इसको सॉल्व किया ना, log 5/3 होगा, log 5/3 इज log 1.667, 6666 चलता रहेगा, अपन ने उसको राउंड ऑफ कर दिया फोर्थ डिजिट पे। अब आपने टेबल पर 16 का 6 देखना है और 7 मीन डिफरेंस देखना है, देखिएगा तो समझ में आएगा। टेबल में 16 का 6 देखेगा तो वैल्यू आएगी 2201 और 7 वाले कॉलम में लिखा है 18, दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 2219। ठीक है, अब जो भी नंबर आएगा उसको लिख के सामने पॉइंट लगा देना, दैट्स इट। क्लियर है, चलो आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटेक्स क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है ना। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स। इसका क्या मतलब होता है, हाफ लाइफ, टी हाफ कितना दिया हुआ है 60 मिनट्स, टी हाफ इज 60 मिनट। ओके, इफ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ पाएगा एग्जाम में। के निकालने बोला है, क्या होता है हमारा इक्वेशन, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। के निकालना है, टी हाफ दिया 60 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट घर पे करना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे ना। बस ये देख लेना कि ये मिनट है ना, हाँ ये तो आपका के भी पर मिनट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा, है ना। हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप सेकंड में करूं, सेकंड में करोगे तो आपका आंसर पर सेकंड यूनिट होगा, पर सेकंड होता है ना के का यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अगर उसको मिनट में ही रहने दोगे तो पर मिनट में आएगा आंसर, सेकंड में कर दोगे तो पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन लिख रहा है क्या, क्या यार मतलब, मैं बोल रहा हूँ इंटेक्स अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, तो बुक तो लेके आना चाहिए था ना आज नीरज, मैंने बोला था आज क्वेश्चंस करेंगे हम कुछ। ठीक है, मिला है क्वेश्चन, बुक में अनसॉल्व्ड वाला पार्ट पे मिल जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10K इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन, कैलकुलेट EA। ये भी इंटेक्स क्वेश्चन का ही अनसॉल्व्ड 3.8। हाँ चलो उसको देखो कैसे करोगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10K टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन, कैलकुलेट EA। ये कौन सा फॉर्मूला यूज करने लायक लग रहा है इस क्वेश्चन में, देखो EA निकालने बोला है, मतलब ये डेफिनेटली एरिनेस इक्वेशन का क्वेश्चन है। दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, व्हाट आर दोस टू टेम्परेचर्स, वन इज 298 केल्विन, है ना, और दूसरा है 100 से नहीं बढ़ा भैया 308 केल्विन।
10 डिग्री से बढ़ गया। ये हमारे दो टेम्परेचर हैं। अब K1 K2 डायरेक्टली नहीं दिया, बट क्या बोला है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज। मतलब K1 अगर K है तो K2 हो जाएगा 2K। एग्री और नॉट? देखो रेट लिखा हुआ है, आप रेट कांस्टेंट लोगे, एक ही मतलब है ना, वो तो डायरेक्टली डिपेंडेंट ही है। रेट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द रेट कांस्टेंट। और वैसे भी हमारा अरेनियस इक्वेशन तो K के ऊपर है ना, तो K ही डबल होगा तो रेट डबल हो जाएगा, K हाफ होगा तो रेट हाफ हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो ये दोनों आपको दिया हुआ है। अब हमारा इक्वेशन क्या है, याद करो जल्दी से। log ऑफ K2 by K1 is equals to 2 अपॉन 2.303 R। वेरीफाई करना एक बार है ना। और ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बस निकालना क्या है, ये आपको एक बार यहाँ पे लॉग निकालना और log 2 आएगा। log 2 तो याद होना चाहिए 0.3010। log 2 इज 0.30। कैसे निकालेंगे? 20 का जीरो देखना है बस, 20 का जीरो, दैट इज 3010। उसके सामने एक पॉइंट लगा देना, दैट विल बी 0.3010। क्लियर है ये? हाँ। और ये के लिए सॉल्व करना, 2.303 आर मल्टीप्लाई करो, और ये जो भी आएगा, ये तो आपका डिफरेंस 10 का ही आने वाला है, और ये 308 इंटू 298 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इतना लिख करके छोड़ देना, तो आप कंटिन्यू करेंगे। भले चाहो तो अगले लाइन में वैल्यू भी लिख लो। देखो अगर केल्विन में है टेम्परेचर हमारा, तो हम 8.314 लेकर ही चलेंगे। ठीक है, जूल केल्विन, तो हमारा आंसर यहाँ पे जूल में ही आएगा। ठीक है, वहां हमने यूज किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक आध जगह 0.83 वाला वैल्यू। डन। चलो आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये भी आपका अनसॉल्व में से ही है, शायद 3.9 है ना। हाँ पढ़िए क्वेश्चन। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन 2HI gives H2 plus I2 is this is what is E है ना। ये आपको दिया हुआ है 209.5 किलो जूल पर मोल at 581 Kelvin, temperature is 581 Kelvin. Calculate the fraction of molecules of reactant having energy equal to or greater than activation energy। इसका क्या मीनिंग था? e to the power minus EA upon RT। यही आपको निकालना है पूरा का पूरा, यही फैक्टर आपको निकालना है। तो अब ऐसे तो आप निकाल नहीं सकते कि E का वैल्यू आपको पता नहीं कि आप E के ऊपर क्या रखोगे। यहाँ पे E का वैल्यू एक्चुअली 2 पॉइंट समथिंग होता है, हम यहाँ रख भी देंगे तो पावर कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करो, इस पूरे को ना x से डिनोट कर दो, तो x निकालना है एक्चुअली अपने को। क्या निकालना है? x। अब ऐसा करने के बाद आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड लॉग ले सकते हो। समझ रहे हैं? तो पहले नेचुरल लॉग लेना। क्यों नेचुरल लॉग? क्योंकि यहाँ पे E है, फिर आप जब जम करके आपके सामने रखोगे तो ln E 1 हो जाएगा। बाद में उसको लॉग में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टेबल तो लॉग का है। तो टेकिंग नेचुरल लोगैरिथम ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका ln x इज इक्वल्स टू ln e टू द पावर माइनस ea अपॉन RT। मैं एरिनेस इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, समझ गए ना, वरना मैं k और a भी लिखता। एरिनेस इक्वेशन थोड़ा है, एरिनेस इक्वेशन का एक पार्ट आपसे पूछा है, वो e टू द पावर वाला, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और यही होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मीनिंग। ठीक है, चलो वो प्रॉपर्टी यूज करके EART को सामने ले आते हैं। तो ln x इज इक्वल्स टू ln E 1 हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस EA अपॉन RT। करेक्ट, माइनस EA अपॉन RT। अब फाइनली अपन को आगे जाकर के एक बार तो एंटी लॉग निकालना पड़ेगा क्योंकि x का वैल्यू निकालना है ना। चलो उसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं। log x इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT। कर सकते हैं ऐसा? 2.303 यही मल्टीप्लाई होगा, बट उसको नीचे लेके चले जाएंगे। अब निकालना x है, EA गिवन है, 2.303 पता है, R पता है, T गिवन है।
ये पूरा वैल्यू आप निकालोगे ना, उसके बाद एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? और अब देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि एंटी लॉग नेगेटिव वैल्यू का कैसे निकालेंगे। हमारे टेबल में तो सब पॉजिटिव वैल्यूज दी हुई एंटी लॉग की, तो हम नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। पर उसके पहले मुझे आप ये वाला वैल्यू पूरा बताना पड़ेगा आपको, ये कितना आएगा। क्या क्या है इसमें? माइनस ए की जगह 209.5, इसको आप किलो को 10⁻³ कर दो, डिवाइडेड बाय नीचे है 2.303 इंटू 8.314। इसको किलो में इससे कन्वर्ट, जूल में इससे कन्वर्ट किया कि नीचे जूल होता है ना, ये जूल पर केल्विन पर मोल है ये, तो ऊपर किलो जूल नहीं ले सकते, इसलिए उसको भी अपन ने जूल में कन्वर्ट कर दिया। एंड टेम्परेचर इज 581। नीचे वाले को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ना, उसके बाद ही फिर आप बस ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। छाया क्या? हम ना इस टाइप की वैल्यूज का एक, मतलब इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू याद भी रख सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आ रहा था ये 2.303 इंटू आर, इसमें भी आ रहा है, तो आप ये वैल्यू याद रख सकते हो। कितना आ रहा है? ये पूरा 111
4.5 बस। बट ये शुरू का डिजिट इतना ही है। ट्रिपल वन टू फोर आ रहा है, एक डिजिट कुछ कम हो गया है। 1124.48। ट्रिपल वन टू फोर पॉइंट, इसको 49 कर देता हूं मैं। ये वन टाइम में जाएगा, पॉइंट हटाया मैंने है ना। तो 1112,449 करेक्ट। अभी कितने बार में जाएगा? 11 का टेबल थोड़ा चलाओ, 9 टाइम्स से तो पार हो जाएगा ना, 8 टाइम्स में जाएगा। अरे 11 8 से 88 होता है ना, यहाँ 98 है, 11 9 से 99 हो जाएगा तो पार हो जाएगा, तो 8 टाइम्स में जाएगा है ना। तो ये 8 प्लस 72 का 2 कैरी 7, 32 प्लस 7 इज 39 का 9 कैरी 3, 35 का 5 कैरी 3, 16 प्लस 3 19 का 9 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, फिर 8 और फिर 8। फिर ये 8 टाइम्स में जाएगा, 92 आ रहा है। तो 18 पॉइंट, अब इसका मैं नंबर आपको बताता हूँ, ये आ रहा है 18.828323। ये पूरा आपका सॉल्व करने पर आ रहा है माइनस, माइनस का ना सामने, -18.8323। ये लॉग ऑफ एक्स है, समझ रहे हैं क्या? हमको निकालना एक्स है, तो अब एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एंटी लॉग टेबल में हमारे पास जो वैल्यूज है वो सब पॉजिटिव नंबर्स की है ना, ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, ध्यान देना इधर। तो आप इसको लिख सकते हैं -18.8323 प्लस 19 माइनस 19, जो उसका नियरेस्ट इंटीजर है आगे वाला, विच इज 19, प्लस 19 माइनस 19 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 19 माइनस 18.8323 कितना आएगा बताओ मुझे एक बार। 19 पॉइंट आप 0000 ले लो और माइनस करना है 18.8323, ये हो जाएगा। ये तो सिंपल है, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, या 6 1 0 0.1677, कितना आ रहा है 0.16 हो गया, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है ना। तो आगे बढ़ो नेक्स्ट स्लाइड में। पॉइंट नहीं, अभी ऐड नहीं करना है, जरूरत नहीं ऐड करने की, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, माइनस है ना वो। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, log x इज इक्वल्स टू कितना आया था, -0.1677 माइनस 19, करेक्ट इतना है। अब एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर दिस वैल्यू। अरे ये माइनस तो हट गया था ना, करेक्ट, यही होता है इसका मतलब। इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, 10 टू द पावर 0.1677 जो अपन टेबल से देखने वाले हैं, और ये अलग हो जाएगा माइनस। ठीक है, बस अब हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, टेबल निकालो। 0.16 का 7 देखना, और फिर 7 मीन टर्म,
0.16 का 7, एंटी लॉग टेबल देखना, लॉग टेबल नहीं, 1167, ओके, एंड 7 मीन डिफरेंस सबको दिखा 1167? अरे सबको दिखा कि नहीं 1167? एक बार देखो तो खुद से, एक बार पहली बार एग्जाम में खोलोगे लॉग टेबल तो समझ में नहीं आया क्या देख रहे हैं। ध्यान देना, वो 0 से चालू होता है ऊपर, है ना? सबको ये मिल रहा है 0.16 का 7, 1167, ओके, व्हाट इज द मीन डिफरेंस? 2, तो 1169 हो गया ना, 1169 और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10⁻⁻19, ये हमारे x की वैल्यू, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन t, ठीक है, 1.10⁻⁻19, ठीक है। सही देखे हो ना ये वैल्यू? पक्का? सही है, सब वेरीफाई किए? 0.16 का, तभी तो आंसर डिफर कर रहा है। 1471, हाँ 2 ऐड करने के बाद, हाँ ठीक है, 1469 में 2 ऐड करेंगे तो 1471, तो 1.471 आंसर होगा। ठीक से देखा करो रे, सबसे से तो पूछ रहा हूँ कि सब गलत बता रहे हो। 1.471 ये आंसर है, ठीक है। देखो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक मॉलिक्यूल भी नहीं है ना, 10⁻⁻19 है ऊपर, तो ये एक, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन, इसलिए ये वैल्यू आपके फ्रैक्शन में आ रही है, वरना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में आ सकते हैं क्या? समझ गया ना ये आंसर कैसा आ रहा है? ठीक है, चलो चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखना, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन 2a + b गिव्स a2b, उसका रेट लॉ लिखा हुआ है जो अपन एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं ना, a का पावर 1 है और b का पावर 2, जबकि देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उल्टा है ना, तो अपन देख चुके हैं कि रेट लॉ बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट एंड देन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हम रेट लॉ लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपका रेट लॉ विद k इज इक्वल्स टू, वैल्यू दिया हुआ है आपको k का वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 मोल पर मोल का स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये 3 ऑर्डर है ना, थर्ड ऑर्डर का अपन ने यूनिट निकाला नहीं था, इसलिए आपको यूनिट नया नया दिख रहा होगा, बट निकाल सकते हैं ना, अपन ने फॉर्मूला तो देखा है ना, मोल पर लीटर का पावर 1 - n पर सेकेंड, ये हमारा k का यूनिट होता है, बस n की जगह 3 रख दिए तो ये यूनिट आ गया। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन concentration of A is 0.1 mole per liter and concentration of B is 0.2 mole per liter। पहला वाला पार्ट इजी है, आप ये वैल्यूज यहां पुट कर दो रेट लॉ में, K का वैल्यू दिया हुआ है, निकालो जल्दी आंसर कितना आएगा, ये तो बहुत सिंपल है। इनिशियल रेट निकालना है तो रेट इज इक्वल्स टू K A इंटू B का स्क्वायर, तो K का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁻6 इंटू A का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 इंटू B का कितना है 0.2 का स्क्वायर, बस कितना, अच्छे से देख अच्छे से, 8 तो मेरे को ऐसे ही दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 2 8, आ रहा है आंसर कितना आ रहा है, माइनस 4 कैसे आया, -6 तो ये पहले से है, ये -1 है, और ये करोगे तो -2 आएगा, तो -6 -1 -2 -9, नहीं समझे? देखो यहाँ पे जिनको डाउट हुआ अभी भी, ये आप 10⁻⁻1 लिख सकते हो इसको, और ये क्या आएगा देखो 0.2 × 0.2 इज 0.04, 0.2 × 0.2 इज 0.04, इसको आप क्या लिख सकते हो 4 × 10⁻⁻2,
अब आप देखो 10 की पावर सबको ऐड कर दो तो 10 टू द पावर -9 दिख रहा है और 4 2 जा 8 यूनिट। यूनिट इज इंपॉर्टेंट। यूनिट क्या होगा? ये निकाल रहा है क्या? रेट का यूनिट तो एक ही है ना। ओहो, रेट का तो यूनिट एक ही है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैसे कर रहे हो यार? मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट का यूनिट तो यही होता है ना। के का यूनिट ऑर्डर के हिसाब से चेंज होता है। डिसअपॉइंटिंग। हाँ चलो, क्लियर है ये पक्का? 100%। सिंपल था फर्स्ट वाला पार्ट। अगला वाला पार्ट में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। वो क्या है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रेड्यूस्ड टू इतना। अब ये रिएक्ट किया होगा, तो ये अकेले रिएक्ट कर रहा है क्या? बी भी तो रिएक्ट कर रहा है। तो आपको बताना है कि जब ए रिएक्ट होके इतना हो गया तो उस समय रेट क्या है। तो ए का कंसंट्रेशन तो उस वक्त का दिया हुआ है, बट बी का कंसंट्रेशन उस वक्त का नहीं दिया हुआ है। वो आपको निकालना होगा। कैसे निकालोगे? इसलिए इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन देखिए क्या समझ में आ रहा है कि जब जब इसका 2 मोल रिएक्ट करता है तो ये 1 मोल रिएक्ट करता है, करेक्ट? तो इस वक्त जब इसका रेड्यूस होकर के 0.06 पहुंचा तो रिएक्ट कितना हुआ है? 0.03 क्यों बोला भाई? कैसे 0.3? 0.4 होगा ना। अरे 0.1 है ना, उसमें से आप 0.06 माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 0.04। तो मैथ्स। तो ए रिएक्ट इतना, मतलब बचा इतना है, तो रिएक्ट कितना किया होगा? 0.04, करेक्ट। और अगर वो 0.04 रिएक्ट किया है तो ये कितना किया होगा? 0.02। आधा कर दो। तो अगर ये रिएक्ट 0.02 किया है तो बचा कितना होगा? हाँ, 0.2 माइनस 0.02, समझे क्या? देखो हमको लिखना क्या है वहां पे? बचा हुआ। तो ए का बचा हुआ दिया है, ए कितना खत्म हुआ उससे ये निकालो कि बी कितना खत्म हुआ, और फिर जब बी निकल जाए कितना खत्म हुआ तो माइनस करके निकालो कि बी कितना बचा। समझे क्या? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? अरे क्वेश्चन में आपको ए कितना उस वक्त बचा है ये बता दिया है, तो उसको आप इनिशियल वाले से माइनस करके निकाल लोगे कि ए कितना यूज हुआ होगा। उसके रेस्पेक्ट में बी कितना यूज हुआ होगा वो भी निकाल लोगे रिएक्शन से। अब बी कितना बचा है ये चाहिए, यूज हुआ है वो नहीं चाहिए। उस वक्त कितना बचा उस पर तो रेट डिपेंड करता है ना। जो खत्म हो गया वो तो खत्म हो गया, उस पर कौन डिपेंड करेगा रेट। उस वक्त कितना रिएक्टेंट बचा है उस पर डिपेंड करता है रेट कितना होगा। ठीक है, तो उसको स्टेप वाइज कैसे लिखना समझना है यहाँ पर। ए इज रेड्यूस टू दिस मच है ना, तो ऐसा अपन लिखेंगे अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम्ड, ऐसा लिख सकते हैं। कंज्यूम कितना हुआ माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 0.1 माइनस 0.06, कितना बचा? 0.04 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये क्लियर है? इतना एक खत्म हुआ। अब ए अकेले तो रिएक्ट कर नहीं रहा था, बी क्या रिएक्ट कर रहा था, तो बी कितना कंज्यूम हुआ होगा? तो अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 0.04। ये अपन कैसे लिख रहे हैं? फ्रॉम द रिएक्शन। रिएक्शन को हमने एनालाइज किया तो पता चला कि अगर ए का 2 मोल रिएक्ट करता है तो बी का 1 ही मोल रिएक्ट करता है। तो उस हिसाब से अगर ए का इतना मोल रिएक्ट कर लिया है तो बी उसका आधा हुआ होगा, तो वो कितना हो जाएगा? 0.02 मोल पर लीटर। ये तो खत्म हुआ है, बचा कितना? एक स्टेप और। अमाउंट ऑफ, स्टेप क्या होगा? अमाउंट ऑफ बी क्या रिमेन्स या लेफ्ट, है ना? अमाउंट ऑफ बी लेफ्ट, तो 0.2 माइनस 0.02 कितना हो जाएगा? 0.18 मोल पर लीटर। आ गया हमारे पास दोनों वैल्यू, ये भी आ गई और ये तो दिया वही था क्वेश्चन में। बस अब अगेन फॉर्मूले में पुट कर दो, तो रेट इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, व्हाट इज के? 2 into 10 to the power minus 6 into A 0.06 into B 0.18। चलो फाइनल आंसर समझ लेना क्वेश्चन। अब डेटा चेंज हो जाएगा तो कंसेप्ट मत बदल देना, कंसेप्ट सेम रहेगा।
पर डेटा जरूरी नहीं यही हर बार दे आपको। हाँ सॉरी 0.18 का। चलो फाइनल आंसर बताना मुझे कितना आ रहा है। ये कैलकुलेशन तो इजी है ना, 18 का स्क्वायर करो इंटू 12 कर देना, बस फिर 0.1 का खेल लेना क्या होगा। जी 8 9, ठीक 3.89 कर दो उसको, तो फाइनल आंसर इज 3.89 इंटू 10⁻⁻9 यूनिट। हाँ मोल पर लीटर परसेंट। कई बार देखो ऐसा भी लिखा रहता है तो सही है ना ये भी, मोलारिटी मोल पर लीटर लिखो या कैपिटल एम लिख दो, एक ही चीज है। याद है ना मोलारिटी के लिए स्मॉल एम लिख देते थे, वो मोल पर केजी होता था, वैसे ही कैपिटल एम मतलब क्या होता है मोल पर लीटर। ठीक है, तो ऐसा भी लिखा रहेगा तो कोई नया यूनिट नहीं है ना, सर ने तो हमको पढ़ाया नहीं ऐसा कुछ, मोल पर लीटर पढ़ाए थे सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ चलेगा वो भी चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिवर्सिबल भी होता है ना वो अमोनिया का रिएक्शन, है आप N2 प्लस H2 गिव्स NH3, और वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे उसको हम। ठीक है, what are the rates of producing N2 and H2 if K is equals to 2.5 into 10 to the power minus 4 per mole, सॉरी हाँ पर मोल लीटर पर सेकेंड, उल्टा होता है ना यूनिट, फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट। ठीक है, तो पहले रिएक्शन लिखेंगे इसका डिकम्पोजिशन का। अमोनिया जब एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है तो N2 प्लस H2, एक मॉलिक्यूल करने के लिए क्या करें इसको 1/2 कर देते हैं इसको, और इसको टोटल 3 दिखाना है ना, तो ये 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, तो 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 को हाँ एक मॉलिक्यूल क्यों निकाल रहा हूँ, ऐसा रहेगा। वो भी देखो अपन जैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन तो कैसे करते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 1 रहता है और यहाँ 3 रहता है, 2 से डिवाइड कर दिया ओवरऑल इक्वेशन को, तो यही आएगा। 1 मॉलिक्यूल से निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर के लिए क्या कैसा रहता है हमारा रेट, रेट इज इक्वल्स टू क्या, के इंटू कहाँ है ए, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट तो अमोनिया ही है ना, और उसका पावर तो जीरो, यही है बस, अरे यही तो है बस, रिएक्टेंट का तो पावर जीरो होने वाला है ना, तो एनीथिंग रेज टू जीरो इज 1, तो यही तो हमारा रेट लॉ। अरे यही है ना रेट, रेट इज इक्वल्स टू के। और इसका इक्वेशन आपको याद है कैसे लिखते थे अपन, आपसे क्या पूछा देखो, रेट ऑफ प्रोडक्शन आपको याद है, सबसे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो अपन कैसे लिखते थे इसको, इसके इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, वो डी बाई डी टी वाले फॉर्म में, यहां माइनस आएगा क्योंकि ये कम होता है, डी ऑफ NH3 अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, इसका क्या करते थे, जो भी इसका कोफिशिएंट होता है उसको 1 बाय करते थे, तो 1/1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ dN2 dt, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट है, याद आ रहा है सबसे पहले क्लास का टॉपिक है ये, इज इक्वल्स टू, ये भी उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, क्यों उल्टा समझ गए ना, क्योंकि जब भी हमारा जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होता है उसको अपन 1 बाय कर देते हैं, 2/3 डी ऑफ H2 अपॉन dt। आपसे क्या पूछा है,
प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2, मतलब आपसे ये और ये पूछ रहा है, इसको इक्वेट कर दो के से, के का तो वैल्यू दिया है ना, तो 2 से डिवाइड करोगे तो N2 वाले का आंसर आ जाएगा, और 2/3 से डिवाइड करोगे के को तो इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप इन दोनों को इक्वेट करो, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो, समझ रहे क्या? आया ना? इसका जनरल इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं, कैसे लिखते थे अपन, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। तो इसका रेट क्या होता था, रेट इज इक्वल्स टू 1/a माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 1/b डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/c डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1/d डी डी अपॉन डी टी। ऐसा रहता था, जो भी उसका कोफिशिएंट है वो डिवाइड होता था। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1/2, तो 1/1/2 इज 2 एंड 1/3/2 इज 2/3। क्लियर है? बस इन दोनों को कंपेयर करो, पहले k इज इक्वल टू इतना लो, निकालना अपन को जो मैं सर्कल किया ना वो निकालना है, रेट नहीं निकालना है ना। ये निकालने के लिए k को 2 से डिवाइड करोगे, और ये निकालने के लिए k को 2/3 से डिवाइड करोगे, जो ऊपर आकर 3/2 हो जाएगा। समझे क्या? हाँ, कौन सा ये? देखो ये रेट का इक्वेशन होता है, आप रेट को इससे भी डिनोट कर सकते हो, इस रिएक्टेंट के टर्म्स से, या फिर इस प्रोडक्ट के टर्म्स में, या इस प्रोडक्ट के टर्म्स में रेट को इक्वेट कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो वैल्यू। ठीक है, जिसमें इस टर्म का मतलब होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक प्रोडक्ट है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 क्योंकि हाइड्रोजन भी एक प्रोडक्ट है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 क्योंकि अमोनिया एक रिएक्टेंट है। ये इनको बोलते हैं, और आपको निकालने रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2 है, मतलब आपको ये निकालने बोला है, ये जो बाहर वाला सर्कल बना है ना, ये क्वांटिटी आपको निकालने बोला है, समझ गए क्या? ये वाला। तो उसके लिए आप क्या करोगे, के से इक्वेट करोगे, के का वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां पे आप के का वैल्यू रखो और 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द फर्स्ट आंसर N2 का। फिर इन दोनों को इक्वेट करो, फर्स्ट 10 लास्ट 10 के को, तो आपको d ऑफ H2/dt मिल जाएगा। ठीक, ठीक है, बढ़ो आगे, समझ गया ना पक्का? चलिए देखो इसको नेक्स्ट। A reaction is first order in A, इसका मतलब क्या होगा कि concentration of A का पावर 1, and second order in B, concentration of B का पावर 2। Write the differential rate equation। differential rate equation मतलब वो रेट को आप dr/dt लिख दो, समझ गए क्या? वही तो आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है। बाकी dr/dt इज इक्वल्स टू k a b का पावर, समझ गया? हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गया। आगे पढ़ो, ये दोनों क्वेश्चन बनना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं क्लास में भी। हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स? पहले क्या रेट है समझ लो, पहले रेट है ए बी स्क्वायर, है ना, ये आपका इनिशियल रेट है, लेट से आर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बी के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करना है, यानी कि नया रेट क्या हो जाएगा, के तो के ही है, ए को भी आपने चेंज नहीं किया है, पर बी को आपने क्या कर दिया है, 3 टाइम्स कर दिया, तो कितना हो जाएगा नया रेट, 9 टाइम्स 9 ऑफ 9 आर, है ना, R1 क्या हो जाएगा 9 आर। और सेकंड वाला देखो, रेट ऑफ एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, हाँ 2 into 2 का स्क्वायर 8, R2 इज इक्वल्स टू के 2a इंटू 2b का होल स्क्वायर। ए की जगह मैंने 2a रख दिया, बी की जगह मैंने 2b रख दिया, समझ गए क्या? ये फर्स्ट केस था ये वाला, और ये आपका सेकेंड केस है। ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 आर, तो रेट बिकम्स 8 टाइम्स, इसमें रेट बिकम्स 9 टाइम्स। हाँ सॉरी सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़े।
ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम, एसआर मतलब स्ट्रोंशियम होता है 90, इसका एटॉमिक मास है ना, जो ऊपर लिखा रहता है क्या होता है, एटॉमिक मास, विथ हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर्स। कार्बन की तो 5000 कुछ थी, याद है। If 1 microgram of strontium was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? तो क्या मतलब हुआ कि जब वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, है ना, तो 1 माइक्रोग्राम जो है वो बच्चे के बोन में चला गया था। हाँ, ठीक है। अब वो डिसइंटीग्रेट होगा, है ना, मेटाबॉलिकली आप उसको यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि स्ट्रोंशियम हमारी बॉडी में यूज नहीं हो सकता कहीं पे भी, है ना। आप ऑक्सीजन ये सब चीजों को मेटाबॉलिकली कहीं ना कहीं यूज कर लेते हो ना, बट स्ट्रोंशियम को आप मेटाबॉलिकली यूज नहीं कर पाओगे। तो 10 साल के बाद वो अपना जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस का चल रहा है अकॉर्डिंग टू योर इट्स हाफ लाइफ, वो चलता रहेगा। तो 10 साल के बाद सॉरी कितना बचेगा, और 60 इयर्स के बाद कितना बचेगा 1 माइक्रोग्राम में से, ये पूछा है। मैक्सिमम तो 1 माइक्रोग्राम ही है, मतलब हमारा न्यूमरेटर तो 1 माइक्रोग्राम होगा। और किसी का भी ये डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होता है। हमने कार्बन वाले में भी देखा था, कार्बन डेटिंग वाले में ईयर निकाला था जो हमने। हमारा इक्वेशन तो यही यूज होने वाला है, कौन सा, टाइम निकालना है ना, क्या निकालना है, नहीं अच्छा वैल्यू निकालनी। तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a। ध्यान देना क्या निकालना है आपको, a निकालना है। एक बार टाइम को 10 साल लेकर के और दूसरे बार टाइम को 60 इयर्स लेकर के। पर के तो दिया नहीं है, बट के के लिए डेटा पहली लाइन में दिया है कि द हाफ लाइफ पीरियड इज 28.1 इयर्स। तो इससे इसको यूज करके आप टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, तो यहां से आप पहले क्या निकाल लोगे, के। समझे क्या शुरुआत कहां से करनी है अपने को, देखिए के चाहिए। अब टी तो अपन पुट करने वाले हैं, ए नॉट तो 1 माइक्रोग्राम ही होगा दोनों केस के लिए, आपको ए निकालना है। समझे, तो आपको यहाँ पे भी एंटीलॉग निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। एंटीलॉग निकालोगे ना तब ए नॉट बाय ए आएगा, और फिर उसमें आपको ए निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ करना पड़ेगा तब ए आएगा। आप समझ गए ना एवरीवन, क्लियर है ना। तो पहले वहां से के निकलेगा, समझ लो इसको आप लोग करना, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा सेम ये वाली पीडीएफ। के आप लोग यहां से निकालोगे, यहां पुट करोगे के की वैल्यू, और एक बार आप वैल्यू पुट करोगे फर्स्ट 10 इयर्स के लिए, यहां पे 10, ठीक है 10 ईयर ही देना। देखो हमारा के का वैल्यू भी पर ईयर में ही आएगा, लेट इट बी ईयर ओनली, ठीक है। हमारा के का वैल्यू भी क्या आएगा, पर ईयर में आने वाला है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और लॉग ऑफ पहला आप क्या लिखोगे, 1 ही रहने देना, माइक्रोग्राम, हमारा फाइनल आंसर भी माइक्रोग्राम में आ जाएगा ये वैल्यू 1 अपॉन ए। सब में अननोन क्या है ए, ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2.300 डिवाइड होगा, और जो भी आएगा उसका एंटीलॉग निकालोगे और फिर उसको 1 से डिवाइड कर देना। 1 से डिवाइड होगा ना, ए इधर आएगा और जो भी आपने एंटीलॉग निकाला होगा वो नीचे चला जाएगा, तो आपका ए का वैल्यू आ जाएगा। सेम आपको सेकेंड वाले के लिए भी करना है फॉर 60 इयर्स, उसके लिए भी आप सेम करोगे, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ 1 बाय e। समझ गए क्या, तो दोनों का आंसर आ जाएगा आपका माइक्रोग्राम में आंसर होगा। फाइनल आंसर किसमें होगा, माइक्रोग्राम में होगा। डेफिनेटली 1 से कम ही होगा आंसर, क्योंकि 1 तो था ही। समझ गए क्या, ठीक है। ये 3 मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है कि आप लोग ट्राई करोगे ये तीनों। एक बार इसको डिस्कस कर लेते फिर एंड करते हैं क्लास आज की। पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कितना पर सेकेंड। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेरी गुड, ठीक है। एट 546 केल्विन। तो आपको दे दिया है के, आपको दे दिया है टी, आपको दे दिया है ई, ए निकालना है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे अपन 23 वाले के लिए। हाँ, अगर आपको देखो वो लॉग वाला नहीं याद आता ना तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, पर वो पहला तो इक्वेशन याद आना चाहिए, k इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस e a अपॉन RT, ये तो आना ही चाहिए। अगर वो लॉग वाला नहीं याद आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एफर्ट लगा के गलत सलत लिखने से बेटर है कि आप यहां से शुरुआत करके उसको वहां तक पहुंचा दो, 2 स्टेप में तो आ जाएगा लॉग, है ना। दोनों साइड अपन लॉग लेंगे, ln लेंगे पहले, तो ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन RT। अब इतना तो अपन कर सकते हैं, एक स्टेप स्किप, वापस ln ही थोड़ा लिखेंगे,
समझ गए ना, है ना, क्लियर है। और लॉग के लिए अपन यहाँ भी 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे, और फिर पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो फिर फाइनल इक्वेशन क्या रहेगा, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ea अपॉन 2.303 RT। समझ गया? तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कितने इक्वेशन याद रखोगे आप, बट ये एक याद रहेगा तो अपन इससे डिराइव कर सकते हैं, 2 लाइन लगा बस आपको डिराइव करने में, ठीक है। फिर यही से शुरुआत करनी है अपने को। क्या क्या दिया हुआ है, के दिया है, लॉग निकालो उसका, यहां पे वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। लॉग ए है, मतलब फाइनल आंसर के लिए आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन को निकालना तो ए है। बाकी ए आपको गिवन है 179.9, याद रखना किलो है, इंटू 10⁻³ करना मत भूलना, सीधा 179 पॉइंट लिए तो गलत हो जाएगा आंसर। देखिए हमारा नीचे आर जूल में है, ये भी पीछे भी किए थे ना, और 290 वाले क्वेश्चन में 290.5 था, तो 290.5 इंटू 10⁻³ किए थे, इसमें आपने अभी डिवाइड करके 18.83323 कुछ लाया था ना, समझ रहे हैं क्या। ये सब वैल्यू पुट करेंगे, आपको ए निकालना है, बन जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी तो फॉर्मूला यही पुट अप करना है आपने, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी इजी है। कंसीडर सर्टेन रिएक्शन ए गिव प्रोडक्ट विद के का वैल्यू इतना, अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1। सिंपल, इसके लिए बता रहा हूं मैं, सेकंड वाले के लिए कंसंट्रेशन निकाला है ना आपको, और टाइम दिया हुआ है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, सॉरी यहां तो k ले लिए ना, t, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, करेक्ट। ए नॉट क्या दिया हुआ है, ए नॉट इज 1, यही तो निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है 100 सेकेंड्स, के दिया हुआ है 2 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻², सब तो दिया हुआ है, क्या निकालना है ए। अगेन पहले एंटी लॉग निकालोगे, फिर इधर उधर करके ए को इधर भेजना और 1 से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा एंटी लॉग निकालना, समझ गए क्या, ये भी हो जाएगा। लास्ट 25, हाँ, सुक्रोज डिकम्पोजेस इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। ये हमारा स्यूडो वाला था सुक्रोज का, और हमने 2 चीजों का हाइड्रोलिसिस देखा था ना, कि पानी बहुत ज्यादा है तो सेकंड ऑर्डर बिहेव्स लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ विथ t½ 3 आवर्स। t½ दिया ही इसलिए होता था कि आप के निकाल लो, और इसका के तो बहुत इजी निकलने वाला है, 3 से डिवाइड करना है 0.693 को, 0.231, देखो समझ में आया, 0.693 अपॉन 3 है ना, तो आपको कैलकुलेशन भी इजी दिया हुआ है 3 दे करके, 693 तीनों 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो उससे अपन के निकाल लेंगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर्स। आपको ना इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक स्टेप बस कम करना है, वो क्या है, यहाँ पे आपको क्या निकालने बोला है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल, और यहाँ क्या निकालने बोला था, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग, ए भी निकालने बोला था, बट यहाँ क्या बोला है आपको, ए बाय ए नॉट निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, ए बाय ए नॉट, समझ में आया, फ्रैक्शन ऑफ, है ना, मतलब आपने लिया था 1 और बचा है 0.8, तो फ्रैक्शन कितना हो गया 0.8/1, तो आपको वो निकालना है, ए नहीं निकालना है, ए बाय ए नॉट निकालना है। तो यहाँ पे आपको ना एंटी लॉग लेकर के छोड़ देना है बस, यहाँ जैसे अपने एंटी लॉग निकालने का डिवाइड भी किया था क्योंकि ए निकालना था, फॉलो करें ना। देखो इतना तो क्लियर है ना, ए नॉट बाय ए निकालने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग के बाद आप ए को इधर भेजोगे, है ना, और ए नॉट से डिवाइड कर दोगे एंटी लॉग वाली वैल्यू को, वही चीज आपको यहां नहीं करनी है, क्योंकि आपको क्या निकालने बोला है, फ्रैक्शन, ठीक है। इक्वेशन सेम यूज होने वाला है क्योंकि ये भी फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ है। पहले आप के निकालोगे, है ना, 0.693 अपॉन t½ करके पहले आप क्या निकालोगे, के, और उसके बाद के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, टी कितना दिया हुआ है 8 आवर्स, है ना, इनटू लॉग ऑफ ए नॉट, वो दिया हुआ है आपको, दिया नहीं है क्योंकि जरूरत भी नहीं है, आपको तो फ्रैक्शन में निकालना है ना, ए नॉट अपॉन ए, यही निकालना है आपको। और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ए निकाला था, तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई थी 1, बनेगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो यहां तक ट्राई करना, इसके बाद ना 7-8 क्वेश्चन और है ना, अपन थोड़ा एक क्लास और लेते हैं, है ना, इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। मैंने कुछ और ना एमसीक्यूज और असर्शन रीजन भी डाले हैं इसमें,
तो एक क्लास और लेते हैं, ठीक है, एक बचे क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। पर ये यहाँ तक के स्लाइड के क्वेश्चंस ट्राई करना है, ठीक है। जितने भी अपन ने कैलकुलेशन पार्ट छोड़ा है ना, सुन रहे हो क्या, जितना भी कैलकुलेशन पार्ट छूटा है, और ये आखिरी के 3 क्वेश्चन 23, 24, 25 है ना, ये पूरा करके लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ही मैं आगे बढ़ाऊंगा क्वेश्चन, नहीं तो मैं तो अगला चैप्टर चालू कर दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।